एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि हमारे नॉर्थ 6 ESI, RRB और DSSP में पूछे जाते हैं। सो आज हम जंप कर रहे हैं पार्ट 3 पे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 31st क्वेश्चन। 1 ounce मिल्क गिव्स डैश कैलोरी। इट मीन्स जो 1 ounce मिल्क होता है वो हमें कितनी कैलोरीज, कैलोरीज का मतलब होता है एनर्जी, कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। सो हियर आर द ऑप्शन। ए ऑप्शन है हमारा 30 to 40 कैलोरीज, बी ऑप्शन है 35 to 45 कैलोरीज, सी ऑप्शन है 18 to 20 कैलोरीज और डी ऑप्शन है 37 to 50 कैलोरीज। सो व्हाट इज द आंसर? सी। इट मीन्स 18 to 20 कैलोरीज हमें मिलती हैं 1 ounce ऑफ द मिल्क से। सो गाइज यहाँ पे देखो 1 ounce ऑफ द होल काउज मिल्क विद 3.25% फैट्स, ठीक है। 3.25% फैट कितनी कैलोरीज दे रहा है? 17। सो 18 to 20 में आप देख सकते हो 17 इन दोनों के बीच में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई 18 to 20 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a patient receiving extradural anesthesia दिया है पेशेंट को, what nursing intervention is essential to prevent complication? So सिंपल सा क्वेश्चन है, extradural anesthesia पेशेंट को दिया हुआ है। So नर्स की क्या मेजर इंटरवेंशन होगी कि हम कौन सी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे? ए ऑप्शन है फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को देखेंगे। सेकेंड, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या ब्लड ग्लूकोज को देखेंगे। सी, एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीएमेटिक एज नीडेड। एंटीएमेटिक आपको पता है किस चीज के लिए देते हैं हम? नोजिया वॉमिटिंग के लिए। सो क्या हम वॉमिटिंग के लिए देखेंगे और एंटीएमेटिक्स देंगे पेशेंट को, या फिर मेंटेनिंग द स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, क्या हम पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे। सो क्या है इसमें इसेंशियल जो रहता है दैट इज द ए। इट मींस हम पेशेंट का क्या देखेंगे? ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया के बाद जो पेशेंट है गाइस वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया। सो नीड फॉर मॉनिटरिंग, एक्सप्लेनेशन में देखो, इन the context of extradural anesthesia, frequent assessment of the patient's blood pressure is a vital, मतलब most important हमें blood pressure पे focus करना है। This type of anesthesia can affect the nerve fibers that control the vascular tone and hence can lead to vasodilation। क्या हो जाती है guys? Vasodilation हो जाती है, resulting in the condition called hypotension। So आपको पता है वेसल्स जब डायलेट होती हैं तो बीपी हमारा कम होता है। वही अगर मैं बात करूं कि वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कंस्ट्रिक्शन अगर उनमें हो रही है तो जो प्रेशर है वो बढ़ता है। बट एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थीसिया में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इट मीन्स पेशेंट को हाइपोटेंशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग की क्या रहेगी? उसका वाइटल साइन चेक करने हैं, मेनली कौन सा? ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज अ नर्स मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्राड्यूरल एनेस्थीसिया? सॉरी, सेम एक्स्ट्राड्यूरल एनेस्थीसिया का क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसमें देखो क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा साइन है जो नर्स को मोस्ट कॉमनली देखना है जब किसी पेशेंट को हम एक्स्ट्राड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। वो था आफ्टर एनेस्थीसिया, ये है जब हम देने जा रहे हैं। तो देखो क्या क्या चीजें देखेंगे? हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। सो गाइस, जो इसका आंसर रहेगा दैट इज द बी। इट मीन्स ब्रेडिमिया। ब्रेडिमिया का मतलब होता है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होना। सो नर्स को मेनली क्या देखना है कि पेशेंट कहीं ब्रेडिपिनिया में तो नहीं जा रहा है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन।
ब्रेडीपीनिया सिग्निफिकेंस, ये चीज देखेंगे ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल एनास्थीसिया, ब्रेडीपीनिया और slower than the normal respiration rate is primary concern to the nurse. सबसे पहले उसको respiratory rate ही देखना है. While extradural anesthesia mostly affect the sensation in the lower body, if it is ascend higher in the spinal cord, it can impact the thoracic. देखो इसमें ये बोला गया है कि जो एक्स्ट्राड्यूरल एनास्थीसिया होता है वो मेनली क्या करता है, हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी सेंसेशन को कम करता है, बट धीरे धीरे ये क्या कर सकता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थ्रू ये इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी थोरेसिक नर्व पे, इसीलिए हमारे जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो ऑल्टर्ड हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, ब्रेडीपनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, the activity not recorded by pulse oximeter. So pulse oximeter से कौन सा ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम मेजर नहीं करते. गाइस देखो कभी भी क्वेश्चंस आता है नॉट, व्हाई, उसके बाद जो एक्सेप्ट होता है, ये सारी चीजों पे हमें फोकस रखना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं देना है, इन चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है, दैट्स व्हाई आप आंसर अच्छे से कर सकते हो. सो देखो पल्स ऑक्सीमीटर से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, तो ऑप्शन में पूछा है कौन सी नहीं देख सकते. पल्स, ऑक्सीजन, ईसीजी चेंजेस, एसपीओ2. सो इजी क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इसमें, सी. इट मींस ईसीजी चेंजेस हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि ईसीजी तो ईसीजी के थ्रू ही हम देख पाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू. अब देखते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री है क्या. पल्स ऑक्सीमेट्री एक नॉन इन्वेजिव मेथड है किस चीज को, ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने का, बट ऑक्सीजन सैचुरेशन किसमें, ब्लड में. इट कैन रैपिडली डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस इन द ऑक्सीजन लेवल, पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपीओ2 की प्रेजेंटेशन. तो मेनली कितनी होती है, 95 to 100% में होती है. द पल्स ऑक्सीमीटर इज अ स्मॉल, होता कैसा है, ये छोटा सा होता है, क्लिप लाइक डिवाइस है दैट अटैच टू द बॉडी पार्ट. तो जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो हम मेनली जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसमें हम अटैच करते हैं, कॉमनली टू अ फिंगर. मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑफन यूज इट इज एन इमरजेंसी रूम और हॉस्पिटल. गाइस ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये हमारे इमरजेंसी रूम्स और जो वार्ड होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर. सो ये रहा पल्स ऑक्सीमीटर, समटाइम इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है. सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे SpO2 बताया है दैट इज 98% और यहाँ पे पल्स रेट बताया है दैट इज द 76%. सो ये दोनों चीजें हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the most important initial care when chemical burn is सस्पेक्टेड. इट मीन्स पेशेंट को क्या हुआ है, केमिकल बर्न हुआ है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनिशियल का मतलब है फर्स्ट एक्शन क्या होगा. ए ऑप्शन है इमीडिएटली कवर द बर्न एरिया, या हम वहां पे उसको कवर करेंगे. बी रिमूव ऑल द ड्रेसिंग को रिमूव करेंगे. प्रोवाइड द काम एनवायरमेंट, और डी ऑप्शन है एक्सेसिव फ्लशिंग विद द वाटर फॉर 20 to 30 मिनट. सो गाइस केमिकल बर्न हुआ है, यहाँ पे फोकस करने की चीज है. ठीक है, सो केमिकल बर्न कभी भी होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सेसिव फ्लशिंग करनी है. किसकी, वाटर की, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट के लिए. क्यों, ताकि जो केमिकल है वो वहां से वॉश आउट हो जाए. सो इनिशियल केयर फॉर केमिकल बर्न, एक्सेसिव फ्लशिंग विद द वाटर फॉर 20 to 30 minutes. Remove the remnants of chemical from the surface of the body. It means remnant क्या होते हैं, जो हमारा केमिकल्स है उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है. ठीक है, सो बॉडी पे वो ना रहे इसीलिए हम वाटर से उसको फ्लश आउट करते हैं. अदर स्टेप ऑफ केमिकल बर्न मैनेजमेंट क्या रहता है, रिमूव ऑफ द ड्रेसिंग, ये हम बाद में करेंगे. इस सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद हम ये कर सकते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द बर्न ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट. सो हमने ये देखना है कि कौन से टाइप का बर्न है, कौन सी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स वेट आफ्टर टेकिंग द कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग द ओरल टेम्परेचर। इट मीन्स नर्स को कितना वेट करना है अगर पेशेंट ने क्या लिया है गाइस, कोल्ड मिल्क लिया है और नर्स क्या करने जा रही है, ओरल टेम्परेचर लेने जा रही है। सो ऑप्शन है 5 to 10 मिनट्स का वेट करेंगे, 10 to 20 मिनट्स, 20 to 30 या फिर 30 to 40 मिनट्स। सो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस, सी 20 to 30 मिनट्स का हमें वेट करना चाहिए अगर किसी पेशेंट ने कोई ड्रिंक लिया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, नर्स शुड वेट फॉर 20 to 30 मिनट्स बिफोर यू टेक अ टेम्परेचर बाय माउथ टू नॉर्मलाइज। करना क्या है, नॉर्मलाइज द टेम्परेचर एंड प्रिवेंट फ्रॉम द रॉन्ग रिजल्ट। गाइस खुद सोचो, अगर किसी ने ठंडा मिल्क पिया है, एकदम से हमने ओरल टेम्परेचर ले लिया तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आएगा, ऑफ कोर्स वो नॉर्मल से कम ही आएगा। When the patient brings some cold drink, there are changes in temperature of buccal cavity. Cold drink take down the temperature. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टेम्परेचर है वो डाउन हो सकता है। That's why 20 to 30 मिनट्स कुछ भी चीज अगर खाई है, ड्रिंक की है, तो उसके लिए हमें वेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिफ्थ वाइटल साइन इज। पांचवा वाइटल साइन कौन सा होता है? ऑप्शंस आर मीन आर्टेरियल प्रेशर, बी एबीजी एनालिसिस, सी SaO2 या फिर पेन। सो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? डी। इट मीन्स पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। सो यहाँ पे देखो, पेन इज कंसिडर्ड टू द फिफ्थ वाइटल साइन। द 4 वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट और पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं, जो पेन असेसमेंट है वो हम कौन से स्केल से करते हैं। सो गाइस आपको पता है, वोंग बेकर स्केल हम यूज करते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल हम यूज करते हैं। सो गाइस इस स्केल में देखो होता क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम 10 तक मार्किंग करते हैं। अगर किसी को क्या है, नो पेन है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे 0। इट मीन्स हम स्केल के आगे क्या लिख देंगे? 0। सेकंड, अगर पेशेंट का फेस आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा सैड, तो 1 to 3 में हम काउंट करेंगे। इट मीन्स पेशेंट को माइल्ड पेन। नेक्स्ट है 4 to 6 में आप देख रहे हो फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे उनकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। सो मॉडरेट 4 to 6, सीवियर में 7 to 9, वेरी सीवियर में 9 to 10 और वर्स्ट पेन है तो हम 10 पॉइंट्स दे देंगे। सो 0 to 10 ऐसे करके हम किसी की भी पेन को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइएज येलो कलर मीन्स। ट्राइएज सिस्टम होता है जो मेनली किसमें यूज करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट में। सो ट्राइएज में जो येलो कलर है उसका मतलब क्या है? इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड। सो क्या आंसर होगा इसका? बी। इट मीन्स जो येलो कलर है, इट मीन्स हमें अर्जेंटली उन पेशेंट को देखना है अगर डिजास्टर आया है। सो देखो ये टैग रहते हैं हमारे डिजास्टर में, रेड टैग, येलो टैग, ग्रीन टैग, व्हाइट टैग और ब्लैक टैग। सो रेड टैग, रेड किसका साइन होता है? इमरजेंसी का, ठीक है। सो इमरजेंसी है यूज टू लेबल द पीपल हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसी कैजुअलिटीज होती हैं जिनको जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो मर सकते हैं, तो इनको हम रेड में काउंट करते हैं। येलो, येलो का मतलब है अर्जेंट। The yellow color is often used to designate the patient with urgent condition. There are individuals who require medical attention relatively quickly, but their condition is not immediate. देखो अर्जेंट इट मीन्स जरूरत है उनको, बट ऐसा नहीं है कि उनको रेड में काउंट कर सकते हैं। नो, दे आर नॉट द लाइफ थ्रेटनिंग, वो मर नहीं सकते बट उनको जरूरत है ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट है ग्रीन टैग। सो ग्रीन टैग का मतलब है हम उनका वेट कर सकते हैं। लाइक अगर किसी के थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुई है, चोट लगी है, किसी को इंजरी हुई है, तो हम उनको
वेट करने के लिए बोल सकते हैं। व्हाइट टैग का मतलब है डिसमिसल, गिवन टू द पेशेंट विद माइनर इंजरी, बहुत माइनर इंजरी हुई है, दे डू नॉट रिक्वायर द डॉक्टर्स केयर। एंड द ब्लैक टैग का मतलब है एंटीसिपेटरी, इट मीन्स पेशेंट क्या हो गए हैं, डेड हो गए। सो गाइस ब्लैक इट मीन्स डेड हो गए, तो डेड वालों को हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रेड को देखना है। ये रहा हमारा ट्रायल सिस्टम, सेम जो मैंने आपको बताया, ये सारे कलर हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स वांट्स टू चेक द पॉप्लीटियल पल्स। क्या चेक कर रहे हैं, पॉप्लीटियल पल्स को चेक कर रहे हैं। दिस पल्स कैन बी बेटर पाल्पेट इफ द नर्स डज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। देखो पॉप्लीटियल पल्स को असेस करना और हमें ये पता करना कि हम कैसे उस पल्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन दिए हैं, आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द नी, क्या हम उसकी नी को एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे। बी, हैव द क्लाइंट फ्लेक्स द नी, फ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे। सी, प्रेस लाइटली ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द नी, प्रेस करेंगे। या फिर पाल्पेट मोर डीपली, क्या हम जोर से क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। सो क्या आंसर रहेगा इसका, बी आंसर। इट मीन्स जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हो ये पेशेंट की लेग है, दिस इज द नी, तो यहाँ पे जो नर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो नी है उसको फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो आपको पता है जो पॉप्लीटियल पल्स होती है वो जस्ट नी के बिहाइंड होती है। सो इससे हम क्या कर सकते हैं सॉरी, इससे हम अच्छे से उसको पाल्पेट कर सकते हैं, किसको, पॉप्लीटियल पल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज टेकिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, द फिजिशियन आस्क फॉर द पल्स प्रेशर। ठीक है, क्या किया है, क्लाइंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, बट फिजिशियन ने क्या पूछा, पल्स प्रेशर के बारे में पूछ लिया। टू ऑब्टेन द पल्स प्रेशर द नर्स विल हैव टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। क्या करना है, पता कैसे करना है कि पल्स प्रेशर कितना है। सो ऑप्शन दिए हैं, ऑब्टेन अ पल्स प्रेशर मशीन। बी, subtract the diastolic pressure from the systolic। C, subtract the systolic from the diastolic। या फिर take client's apical pulse and subtract it from the systolic। So देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, आंसर है इसका B। इट मीन्स पल्स प्रेशर को निकालने के लिए सिंपल सा है, जो हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है उसको हम माइनस करेंगे हमारे सिस्टोलिक बीपी से। तो आप सबको पता है नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। सो यहाँ पे जो सिस्टोलिक है 120 है, डायस्टोलिक 80 है। सो पहले डायस्टोलिक हमने क्या करना है, पहले वो करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, डायस्टोलिक से सिस्टोलिक को कर देंगे। तो इट मीन्स क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 120 से 80 गए, कितना आ जाएगा हमारा 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज्ड इन द कंडीशन व्हेन द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल मैटर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि हम आइसोलेशन की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जब किसी के फीकल मैटर में क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है। रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, एंटेरिक आइसोलेशन, स्किन आइसोलेशन या फिर ब्लड आइसोलेशन। सो गाइस फीकल मैटर जब किसी के अंदर एंटर कर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस केस में हम बी ऑप्शन यूज करेंगे। इट मींस एंटेरिक कॉन्टैक्ट आइसोलेशन हम यूज करेंगे। ठीक है गाइस, एंटेरिक कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। एंटेरिक का मतलब क्या होता है, एंट्राइटिस आपने सुना होगा, हम इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज द, हम क्या करेंगे, क्लीन हैंड्स करेंगे, देन गाउनिंग करेंगे, देन ग्लव्स करेंगे, देन हम क्लीन हैंड विद द सोप एंड वाटर फॉर द एग्जिट। इट मीन जब हमने केयर कर दी उसके बाद हम ये वाला स्टेप फिर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरीन। तो कौन सी गैस यूज होती है गाइस, फॉर्मेल्डिहाइड, सी ऑप्शन। सो व्हाट इज द फॉर्मेल्डिहाइड यूज फॉर इन डिसइंफेक्शन, क्या यूज क्या है,
varying concentration of the aqueous formaldehyde solution destroyed a wide range of microorganism। क्या करते हैं ये, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको ये डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ द पोलियो वायरस इन 10 मिनट्स रिक्वायर्ड एन 8% कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेलिन। सो देखो, अगर किसी को पोलियो वायरस हुआ है तो उसके लिए हम 10 मिनट्स के लिए रखेंगे उस गैस को, और जिसमें 8% हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड गैस की। बट ऑल अदर वायरसेस टेस्टेज वर इनएक्टिवेटेड विद 2%। देखो, जो पोलियो वायरस है उसमें हमें 8% की नीड होती है किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की, बट जो अदर वायरसेस हैं उसमें 2% से काम चल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन यूज फॉर द गैस्ट्रिक लावाज। देखो गाइस, एक होता है गैस्ट्रिक लावाज और एक होता है गैस्ट्रिक गावाज, ठीक है। तो गावाज जी से याद रख सकते हो, गिविंग, इट मीन्स हम बाहर से कुछ दे रहे हैं पेशेंट को। लावाज एल से मतलब रखो लिविंग, इट मीन्स हम उसके स्टमक से कुछ चीजें निकाल रहे हैं। तो क्या मतलब कौन सा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, प्लेन वाटर, नॉर्मल सलाइन, वीक सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, या फिर ऑल द अबव। सो गाइस याद रखना, जो गैस्ट्रिक लावाज है उसके लिए हम सारे जो सॉल्यूशन है वो यूज कर सकते हैं। इट मींस प्लेन वाटर भी, नॉर्मल सलाइन भी, 0.9% नॉर्मल सलाइन, वीक सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो देखो, गैस्ट्रिक लावाज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड द स्टमक पंपिंग। इट मीन स्टमक पंपिंग का मतलब क्या है, जो हमारे गैस्ट्रिक में चीजें चली गई हैं, एसिड हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने पॉइजनिंग कर ली है, तो उस केस में हम गैस्ट्रिक लावाज करते हैं। इट इज एन इनवेसिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग क्लीनिंग एंड रिमूविंग द stomach contents, a large tube inserted through the mouth or nose into the stomach। क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, पिक्चर में देख सकते हो, एक ट्यूब है, ये इसका फनल है, यहाँ पे हम इसको बैलून जैसा है, इसमें माउथ गैग है, तो इसको माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। कहाँ तक जाएगी गाइस, ये हमारे स्टमक तक जाएगी, और जितना भी कंटेंट है पॉइजनस उसको हम बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a risk factor for the osteoporosis? Osteoporosis होता क्या है, osteoporosis में क्या हो जाता है गाइस, जो हमारी बोन्स हैं उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, लाइक ऐसे होल्स पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस से फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या पूछा है, कौन सा ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ऑप्शन है यूज ऑफ नसेड्स, नसेड्स मीन्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी। सो गाइस, जो इसका आंसर रहेगा दैट इज द सी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो देखो, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन्स बताई हैं। दिस इज द हेल्दी बोन, हेल्दी बोन है, आप देख सकते हो इसमें जो होल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, बट ऑस्टियोपोरोस में क्या हो जाता है, छेद पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं हमारी बोन्स में, और जिसके कारण फ्रैक्चर हो सकता है। गाइस, ऑस्टियोपोरोसिस मेनली विमेन आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज उनको चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो डाउन चला जाता है। So guys, last question आज का, the antiseptic use for the mouth wash। माउथ वॉश के लिए हम कौन सा एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, स्पिरिट, बिटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर अल्कोहल। सो आंसर क्या रहेगा इसका, सी, इट मीन्स हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं माउथ वॉश के लिए। कंबाइन 1 part of the हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद, देखो सिर्फ 1% लेना है हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद 3 parts ऑफ, क्या ऐड करना है उसमें, water. Your final mix will have a concentration of 1% of hydrogen peroxide. Tilt your head back and take a small mouth. It means हमने क्या करना है, थोड़ा सा पीना है, उसके बाद हमने गार्गल्स करने हैं एंड उसको स्प्लिट आउट कर देना है। कितने देर बाद, आफ्टर 60 सेकेंड बाद, मतलब हम उसको 1 मिनट के लिए माउथ के अंदर ही रखेंगे। सो हियर इज द
हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको शेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। उसको मिला लिया हमने एक जार में, उसके बाद उसको माउथ के अंदर डाल देंगे, स्विच करेंगे, उसके बाद स्प्लिट करेंगे, देन हम माउथ को रिंस कर देंगे। गाइस दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share with your friends. Thank you.